Hi everyone, मैं हूँ प्रोफेसर सी आनंद मेहता एंड आई विल बी टीचिंग यू टुडे डेप्रिसिएशन चैप्टर। डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी हम सबसे पहले समझेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। देखो, डेप्रिसिएशन चैप्टर में दो चीजें समझनी है, एक तो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन और एक कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग करना अलग चीज है, कैलकुलेशन करना अलग चीज है। अगर आपको डेप्रिसिएशन का नंबर मिल गया उसके बाद आप आगे उसकी अकाउंटिंग कर पाओगे, बरोबर। तो सबसे पहले इस पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए भी आपके सिलेबस में 6 मेथड दिए हुए हैं डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए 6 मेथड है। सबसे पहला मेथड जो कि डिस्कस्ड है वो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड? देखो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब हर साल जो भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से बोला है कि 10% डेप्रिसिएशन है और बोला है मेथड इज ओरिजिनल कॉस्ट, तो हर साल उसी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सिंपल। तो वो 10% डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा ओरिजिनल कॉस्ट का? देखो, पहली बात तो उसके लिए समझो कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है परचेस प्राइस ऑफ द एसेट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स till the asset is ready for use। रेडी और पुट टू यूज टू बी प्रिसाइज। फिलहाल सीए फाउंडेशन में आप दोनों सिनोनिमसली यूज कर सकते हो, बट फिलहाल इतना समझो कि पहली बात तो समझो कि परचेस प्राइस क्या होता है। परचेस प्राइस मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपको एसेट को बाय करने के लिए लग रहा है, आप उस सामने वाले वेंडर को क्या पैसा दोगे वो आपके एसेट का परचेस प्राइस हो गया। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं जापान से मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन येन्स, और उसकी इक्विवेलेंट प्राइस इंडिया में आ रही है 50 लाख रुपीस, तो उस मशीन को इंपोर्ट करने के लिए मुझे पहली बात तो मुझे उस मशीनरी के वेंडर को 50 लाख देने पड़ेंगे, तो वो 50 लाख हो गया मेरा परचेज प्राइस। उसके बाद उस मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेंस लगेंगे। अच्छा, अगर ये इंपोर्ट करने वाले एक्सपेंसेस मैं इनकर ना करूं तो मैं उस एसेट को यूज ही नहीं कर पाऊंगा, बरोबर। तो ये जो बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं इन्हें हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टिल द एसेट इज रेडी फॉर यूज। इसमें क्या क्या आ जाता है? देखो, अगर मुझे जापान से मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो उस वेंडर की फैक्ट्री से लेके डॉक यार्ड तक, अगर मैं शिप से लेके आ रहा हूँ तो डॉक यार्ड तक का फ्रीट लग जाएगा, उस शिप पे लोड करने का एक्सपेंस लग जाएगा, लोडिंग चार्जेस। उसके अलावा मुझे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा उस मशीन का, उसके अलावा मुझे शिपिंग के चार्जेस लगेंगे, उस शिप के चार्जेस लगेंगे, उसके अलावा मुझे अनलोडिंग करवाना पड़ेगा यहाँ के पोर्ट पे, उसके अलावा मुझे इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, उसके अलावा मुझे अपने इंडिया के डॉकयार्ड से अपनी फैक्ट्री तक लाने पे भी फ्रीट लगेगा। और अगर मैं ये सारे एक्सपेंसेस ना करूं तो मैं उसको, उस मशीन को यूज ही नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मेरे यहाँ पे फैक्ट्री पर भी आ गई, उसके बाद मुझे उसको इंस्टॉल करने के एक्सपेंसेस लग जाएंगे, बरोबर। इतने सारे एक्सपेंसेस होंगे और ये एक्सपेंसेस इनकर करे बिना मेरा असेट को मैं यूज नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे उन सारे एक्सपेंसेस को भी असेट की वैल्यू के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर मेरा परचेज प्राइस आ रहा है 50 लाख रुपीस और ये सारे एक्सपेंसेस मिला के आ रहा है 20 लाख रुपीस, तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 70 लाख रुपीस। ठीक है, ये आ गया मेरा ओरिजिनल कॉस्ट। अब जो डेप्रिसिएशन आपके चैप्टर में आप लोग ने अगर फाइनल अकाउंट्स वगैरह किया हो पहले या नहीं किया हो तो भी मैं बता दूं, डेप्रिसिएशन अगर आपको परसेंटेज दिया है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट सिर्फ एक ही बार डिराइव होता है, अनलाइक डब्ल्यूडीवी जब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। बट ओरिजिनल कॉस्ट जो है, जब आपने असेट को परचेज किया, वो असेट के यूज करने तक जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे ओरिजिनल कॉस्ट में आ गए। ये एक बार डिराइव हो गए, ये बाद में वापस चेंज नहीं होने वाला।
एक बार असेट को आप यूज करने लग गए या एक बार असेट आपका रेडी फॉर यूज हो गया, उस पॉइंट तक जो भी एक्सपेंसेस लग गए वो सारे आपके ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट बन गए। और अब हर साल जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अगर 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो वो 10% लिया जाएगा इस 70 लाख की वैल्यू का। ठीक है, डन। इतना पार्ट समझा आपको कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है और ओरिजिनल कॉस्ट पे परसेंटेज कैसे निकालना है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अब पहली बात तो इस एक और लॉजिक समझो कि ओरिजिनल कॉस्ट के जो परसेंटेज आ रहे हैं ये कोई हैप्पैज़ार्ड परसेंटेज नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट के जो परसेंटेज आ रहे हैं एक बहुत ही लॉजिकली डिराइव्ड फॉर्मूला से आ रहे हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इस बात को समझना, क्योंकि ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको सिर्फ इनपुट्स दे देंगे, आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं देंगे और आपको आपके फॉर्मूला से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझना, डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन हम हर साल उस असेट की वैल्यू में से थोड़ा अमाउंट डिडक्ट करते हैं, हमारे असेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं हर साल, और वो जो वैल्यू हमने डिडक्ट करी उसको हम एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, जब मैं अकाउंटिंग समझाऊंगा तब मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे असेट की वैल्यू से कुछ डिडक्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे असेट की स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है मुझे 7 लाख रुपीस। ठीक है, अब व्हाट इज दिस एक्सपेंस, ये ओरिजिनल कॉस्ट जो मेरा लगा, ये 70 लाख रुपीस तो मैंने आज ही एक्सपेंस इनकर कर दिया, राइट। बस इसको मैं ओवर द लाइफ ऑफ असेट थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहा हूं, जैसे जैसे मैं असेट को यूज कर रहा हूं। बरोबर, ये 70 लाख आज ही एक्सपेंस इनकर किया है। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होती तो लॉजिकली ये मेरा पूरा एक्सपेंस था जो मुझे ओवर द लाइफ ऑफ असेट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मूव करना चाहिए था। बट यहां पर अगर मुझे स्क्रैप वैल्यू दी है, ठीक है, अगर मुझे कहा जाए कि इस असेट की लाइफ के एंड पे मुझे 7 लाख रुपीस वापस मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये जो 70 लाख रुपीस आज मैंने इनकर किया ये मेरा कंप्लीट एक्सपेंस है ही नहीं, इसमें से 7 लाख रुपीस मुझे रिटर्न आने वाला है। बरोबर, यानी कि मेरा नेट एक्सपेंस ओवर द लाइफ ऑफ असेट सिर्फ 63 लाख रुपीस है। बरोबर, यानी कि मुझे ओवर द लाइफ ऑफ असेट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 63 लाख रुपीस ही डालना चाहिए। बरोबर, तो उस अमाउंट को कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब असेट के, अपने असेट को जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रखा है उस वैल्यू में से वो वाला अमाउंट, वो वाला पार्ट जो आपको ओवर द लाइफ ऑफ असेट डेप्रिशिएट करना है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में मूव करना है। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलेगा, सिंपल है सर, ओरिजिनल कॉस्ट है आपका जो कि आपका टोटल एक्सपेंस है, लेकिन इसमें से हमें स्क्रैप वैल्यू रिटर्न मिलने वाली है। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर मैं स्क्रैप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जो मुझे नेट एक्सपेंस होने वाला है, जो मुझे डेप्रिशिएट करना है ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, 63 लाख रुपीस आ जा रहा है। बरोबर, ये वाला अमाउंट मुझे डेप्रिशिएट करना है ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, अब लेट्स से मुझे यूजफुल लाइफ उस एसेट की दी हुई है 9 इयर्स। ठीक है, 9 इयर्स मुझे यूजफुल लाइफ दी हुई है उस एसेट की। अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा सर, सिंपल है ना, डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट था जो हमको ओवर द लाइफ ऑफ एसेट प्रॉफिट एंड लॉस में मूव करना था या जो डेप्रिशिएट करना था। अब मुझे आपने लाइफ भी बता दी है, 9 इयर्स है, तो मैं एक काम करता हूं ना, मेरा डेप्रिसिएशन जो आ रहा है उसको मैं 63 लैक्स डिवाइड बाय 9 करके लेके आ सकता हूं, डिवाइड बाय 9 इयर्स, तो ये आ गया 7 लाख रुपीस। इसका मतलब मुझे हर साल अपनी असेट की वैल्यू में से 7 लाख रुपीस डेप्रिशिएट करना है। अगर 63 लाख डेप्रिशिएबल अमाउंट है तो मुझे हर साल, अगर और 9 इयर्स की लाइफ एसेट की, तो हर साल मुझे 7 लाख डेप्रिशिएट करना चाहिए, वो मैं कर दूंगा, सिंपल है सर। तो सर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बन रहा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट
एक काम करते हैं, एक लेयर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन फिर कैसे बन रहा है, डेप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन यूजफुल लाइफ। और सर डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कैसे मिल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, करेक्ट। ये आपके डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन गया। अब गोइंग मोर डीप इन द कॉन्सेप्ट, ये जो 7 लाख रुपीज आया, अगर मुझे इसको एज अ परसेंटेज डिफाइन करना है, क्योंकि देखो हर साल 7 लाख डेप्रिशिएट करना है, ये तो मुझे अमाउंट मिल गया। अगर मुझे किसी को बताना है कि मुझे कितना परसेंटेज डेप्रिशिएट करना है, जैसे आपको फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे परसेंटेज दिए जाते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दिस सम्स इन दिस चैप्टर आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया जाता है। तो अगर मुझे जानना है कि डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना आएगा, तो परसेंटेज का फॉर्मूला आपने स्कूल में सीखा था। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कैसे आएगा, 7 लाख रुपीज मुझे हर साल डेप्रिशिएट करना है। असेट की वैल्यू मुझे मिली है 70 लाख रुपीज, तो 10% पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाता है, बरोबर। तो ये 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ये है मेरा डेप्रिसिएशन। और अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे हर साल 7 लाख रुपीज डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हर साल, मैं एक सिंपल टेबल बनाता हूँ। लेट्स से इस एसेट को हमने परचेस करा था 1 Jan 21 को, परचेस्ड फॉर 70 lakhs, और लेट्स से मैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूँ, तो 31 December 21 को इसको मुझे डेप्रिशिएट करना चाहिए। कितना आएगा डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, 70 lakhs। क्योंकि आपको एग्जाम में ज्यादातर टाइम परसेंटेज देंगे, तो इसका कैलकुलेशन आपको इस तरह करना है, 70 lakhs माइनस 7 lakhs, यानी 63 lakhs आपका बचेगा वैल्यू का। ये जो अमाउंट आता है, इसको हम कहते हैं आइदर बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बैलेंस। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर ऊपर तो आपने लिखा रिटर्न डाउन वैल्यू ना बेटा, मैं वो समझा रहा था आपको कि अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो ईयर एंड पे मुझे जो बैलेंस मिलता है, उस वैल्यू को कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो अब सेकंड हम सीखने वाले हैं, उसमें डेप्रिसिएशन इज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब देखो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, हम हर साल, अच्छा नेक्स्ट ईयर अगर मुझे डेप्रिसिएशन और निकालना होता है इसमें, तो भी मैं 63 lakhs माइनस 7 लाख करता। क्यों सर, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन वाज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट क्या आया था, मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया था, वो चेंज नहीं होता है। 70 लाख मेरा ओरिजिनल कॉस्ट था, वही स्टार्टिंग में आ गया था, वो वापस से चेंज नहीं होने वाला है। तो उस केस में डेप्रिसिएशन वाज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो हमने डेप्रिसिएशन 7 लाख ही लिया नेक्स्ट ईयर। बट अब मेरे सेकेंड मेथड में डेप्रिसिएशन इज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो मुझे वैल्यू आएगी नेक्स्ट ईयर, उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसका मतलब यही एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट ईयर हमने परचेज किया 1 Jan 21 को, असेट मैंने परचेज किया फॉर 70 लाख रुपीज। अब यहाँ पर ना रिटर्न डाउन वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट सेम हो जाता है, क्योंकि अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। तो 31 December 21 को अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो ये आएगा 70 lakhs। अगर 10% WDV मेथड दिया हुआ है, तो 70 lakhs इंटू 10%, यानी 7 लाख डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसका मतलब मेरा WDV, और जिसे मैं बैलेंस कहता हूं,
ये ईयर एंड पे आएगा 63 लैक्स। ये WDV या बैलेंस ईयर एंड पे भी है, और या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट पे यही बैलेंस होगा या यही WDV होगा। अब अगर नेक्स्ट ईयर मुझे डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन का मेथड अभी भी 10% WDV ही है, तो 31 दिसंबर 22 को डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा दैट विल बी अ परसेंटेज ऑफ WDV। तो ये 63 लैक्स का 10% होगा नेक्स्ट ईयर, ये आएगा 6,30,000। फिर मेरी वैल्यू बचेगी 56,70,000। ये कब आ रहा है? 1 Jan 23 को मेरा WDV और जिसे मैं कहता हूं बैलेंस आ रहा है, बरोबर। और यही अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो हो रहा होता तो 1 Jan 22 को मेरा WDV या बैलेंस था 63 लाख, और 31 दिसंबर 22 को मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा 7 लाख से, तो मेरा 1 Jan 23 को WDV या बैलेंस आएगा 56 लैक्स। यानी डिपेंडिंग ऑन द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन मेरा हर साल बैलेंस भी चेंज होगा और हर साल डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। सिर्फ फर्स्ट ईयर में इन दोनों मेथड में वो सेम ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में WDV इज ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट इज WDV। ठीक है। थर्ड मेथड है हमारा सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड में क्या करना है? सिंपली सर हमको रेशियो दे देना है ईयर्स को। रेशियो देना है मतलब सर जो ईयर्स है ना उनको एक वेटेड एवरेज की तरह हमको उनका डिप्रिसिएशन निकालना है। इसके लिए हम रेशियो दे देंगे या वेट्स दे देंगे ईयर को। सर ये वेट्स क्या देंगे? वेट्स हम देंगे उस असेट की उस ईयर, लेट्स से उस ईयर 1 ईयर 0 पे हूं मैं, ठीक है। मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं। मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है 70 लाख रुपीस, ठीक है। मेरा स्क्रैप वैल्यू है 7 लाख रुपीस। मेरा यूजफुल लाइफ है 9 इयर्स। तो इस केस में बेटा जी हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या आएगा? 63 लाख अगेन। यानी कि मुझे ओवर द लाइफ ऑफ असेट उस असेट की वैल्यू में से 63 लाख डेप्रिशिएट करना, यही मेरा एक्सपेंस हुआ है, बरोबर। अभी भी 63 लाख को ही डेप्रिशिएट करना है इस मेथड में भी, ठीक है। 63 लाख को डेप्रिशिएट करना है, लेकिन 63 लाख को मुझे ईयर्स ओवर द ईयर्स डेप्रिशिएट करना है, लेकिन मुझे ईयर्स को कुछ रेशियो देना पड़ेगा और उस रेशियो में इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें असेट की लाइफ है 9 इयर्स, बरोबर। तो मेरा असेट का मैं रेशियो कैसे दूंगा ईयर्स को? देखिए फॉर एग्जांपल ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बरोबर। इन्हें मुझे रेशियो क्या देना है? सर ईयर 1 के स्टार्टिंग में उस असेट की लाइफ के जितने भी ईयर्स बचे हुए हैं वो हो जाएगा उस ईयर का रेशियो। अगर मैं ईयर 1 की बात कर रहा हूं तो ईयर 1 के स्टार्टिंग में कितने ईयर्स बचे हुए हैं? 9 इयर्स। ईयर 2 के स्टार्टिंग में कितने ईयर्स बचे हुए हैं? 8। 3 में 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो इन रेशियो में मैं इस 63 लाख को डेप्रिशिएट कर दूंगा। तो कितना आ रहा है इसका रेशियो? आप कैलकुलेट कैसे? अच्छा टोटल क्या हो रहा है रेशियो का? 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इज 45। अच्छा आप इसको एक फॉर्मूला, मैथ्स में आपने एक फॉर्मूला सीखा था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, n+1 यानी 9 × 10 डिवाइड बाय 2 करके भी आप ला सकते थे 45। बट ठीक है, अगर आपको वो ध्यान नहीं है तो आप ऐड करके ला दीजिए। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि डेप्रिसिएशन क्या आएगा। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन पहले दिखाता हूं और फिर अमाउंट दे देता हूं डेप्रिसिएशन का। सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे आएगा? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट जो मुझे ओवर द ईयर्स
डेप्रिशिएट करना है 63 लाख है, उसमें से फर्स्ट ईयर का रेशियो है 9, रेशियोज का टोटल है 45, बरोबर। तो 63 लैक्स कैलकुलेटर पे लीजिए, डिवाइड बाय 45 इंटू 9 इस 12,60,000। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,60,000, सिंपल है। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 63 लैक्स इंटू 8 बाय 45, तो ये आ जाएगा 11,20,000। ऐसे ही करते जाओ, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आपको आएगा 63 लैक्स इंटू 7 बाय 45 डिवाइड बाय 45 इंटू 7 आ रहा है 9,80,000। नेक्स्ट ईयर का आएगा 8,40,000। नेक्स्ट ईयर का आएगा 7 लैक्स। नेक्स्ट ईयर का आएगा 5,60,000। नेक्स्ट ईयर का आएगा 4,20,000। नेक्स्ट ईयर का आएगा 2,80,000 और लास्ट ईयर का आएगा 1,40,000। और आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका असेट ईयर 9 के एंड तक पूरा 63 लाख से डेप्रिशिएट हो गया होगा। ठीक है, यह सेम सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज द मशीन आवर मेथड। अब तक हमने जो भी मेथड पढ़े उसमें हमने असेट की लाइफ को इन ईयर्स डिफाइन किया था, करेक्ट। इस मेथड में हम असेट की लाइफ को इन मशीन आवर्स डिफाइन करेंगे। तो अगर मुझे यूजफुल लाइफ बोली है टोटल, लेट्स से यूजफुल लाइफ, वही असेट, वही एग्जांपल ले रहा हूं, उसका परचे ओरिजिनल कॉस्ट है 7 लाख, स्क्रैप वैल्यू है, सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट है 70 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 7 लाख और डेप्रिशिएबल अमाउंट है 63 लाख, बरोबर। अगर मुझे लेट्स से यूजफुल लाइफ दे दी गई है 9,000 आवर्स, ठीक है, तो मैं असेट को डेप्रिशिएट करूंगा हर साल डिपेंडिंग ऑन दी आवर्स उस ईयर मैंने कितना यूज किया उस मशीन को, बरोबर। अब वो मुझे पता चला है कि उस मशीन की पूरी लाइफ स्पैन सिर्फ 9,000 आवर्स ही है, ये मशीन ना सिर्फ 9,000 आवर्स ही चलने वाली है। और मुझे ये बताया गया है कि ईयर 1 पे मैंने उस 9,000 आवर्स में से 2,000 आवर्स यूज कर लिया। ईयर 1 पे बहुत काम था, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट यूज कर दिया, 2,000 आवर्स यूज कर दिया। तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? सर डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 63 लाख। अभी भी मुझे असेट की वैल्यू में से 63 लाख ही डेप्रिशिएट करना है और मैंने इस साल कितना यूज कर लिया? 2,000 आवर्स। असेट की लाइफ में कितने आवर्स थे? 9,000 आवर्स। तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 आ जाएगा 14 लैक्स। सर अगर मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने सिर्फ 500 आवर्स ही यूज किया, तो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? सेम फॉर्मूला, 63 लैक्स इंटू 500 आवर्स डिवाइड बाय 9,000 आवर्स, तो ये आ जाएगा 3,50,000। समझ रहे हो इस बात को? यानी क्योंकि मैंने ईयर 1 पे असेट को ज्यादा यूज किया तो मेरा डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा था और मैंने ईयर 2 पे असेट को कम यूज किया तो मेरा डेप्रिसिएशन कम आ रहा था। सिंपल। बेसिकली क्या करना है, आपको असेट की लाइफ दे देंगे टोटल इन आवर्स, वो आपका टोटल आवर्स होगा उस असेट की लाइफ का, यानी कि टोटली डेप्रिसिएशन मुझे उन आवर्स पे चार्ज करना है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी आवर्स यू यूज द असेट इन अ पर्टिकुलर ईयर, यू विल डेप्रिशिएट दैट पार्ट ऑफ द असेट, दैट अमाउंट ऑफ द असेट, उतना ही आप प्रोपोर्शनेटली उस असेट को डेप्रिशिएट कर दोगे उस ईयर में। ठीक है सर, सिंपल था। नेक्स्ट मेथड है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। व्हाट इज प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड? सर अभी हमने पिछले मेथड में असेट की लाइफ को कैसे डिफाइन किया था? ओवर मशीन आवर्स। इसमें हम असेट की यूजफुल लाइफ को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स इट कैन प्रोड्यूस ओवर इट्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर बताया जाए कि मैंने ये मशीनरी जो परचेस करी है ये ओवर द लाइफ मुझे सिर्फ 7,000 यूनिट्स ही बना के दे सकती है, ठीक है।
ये मशीन मैं यूज करूंगा, लेकिन पूरी जिंदगी में ना ये मशीन सिर्फ 7,000 यूनिट्स बनाएगी, उसके बाद ये मशीन खराब हो जाएगी, मुझे बेचनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं डेप्रिसिएशन जो निकालूंगा वो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस निकालूंगा। अगर लेट्स से ईयर 1 में मैं सिर्फ 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं, ईयर 1 को मैंने 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? 63 लाख तो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, वो तो चेंज ही नहीं होगा, इंटू 1,000 यूनिट्स इस साल मैंने बना दिए, बट टोटल इस मशीन से कितने यूनिट्स बनने वाले हैं? 7,000 यूनिट्स, बरोबर। तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 63 लैक्स डिवाइड बाय 7, जो कि आएगा 9 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर का। सिमिलरली लेट्स से ईयर 2 पे मैंने टोटल 3,000 यूनिट्स बना लिए, बहुत ज्यादा यूनिट्स बना लिए, बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो अब ईयर 2 का मेरा डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? सर 63 लैक्स इंटू 3,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 7,000 यूनिट्स, सिंपल। तो टोटल डेप्रिसिएशन ईयर 2 में आएगा 27 लैक्स। यानी इसमें भी डेप्रिसिएशन इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स आई हैव प्रोड्यूस। अगर कोई ईयर में मैं ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर दूं तो उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन आने वाला है, कोई ईयर में अगर मैं कम यूनिट्स प्रोड्यूस करूं तो कम डेप्रिसिएशन आने वाला है, सिंपल। एंड लास्ट मेथड जो कि सिमिलर है टू प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड इज द डिप्लीशन मेथड, सिक्स्थ मेथड जो आपके सिलेबस में है। सर डिप्लीशन मेथड में क्या होगा? अगेन असेट की लाइफ को ही चेंज करेंगे, बट असेट की लाइफ को हम रखेंगे इन टर्म्स ऑफ द टोटल नेचुरल रिसोर्स विच द मिनरल कंटेन्स, मतलब जो कि ओर है, जो भी मिनरल ओर होता है। ये मेथड ना ज्यादातर यूज किया जाता है नेचुरल रिसोर्स के ओर्स के लिए, जैसे आयरन ओर है, गोल्ड माइन है। अगर आपने केजीएफ पिक्चर देखी हो तो आपको याद होगा, पता है उसमें पार्ट केजीएफ 2 में कहते हैं कि जो और कुछ माइंस ओपन करनी बाकी है, उसमें इतना सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कुछ साइंटिफिक मेथड से कि एक माइन के अंदर कितना गोल्ड है, ठीक है। तो अब वो जो माइन उन्होंने उस माइन के लिए या तो कुछ उन्होंने उस माइन के लिए लाइसेंस फी पे करी होगी गवर्नमेंट को। जनरली इंडिया में सारे नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करता है और आपको उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, उसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो उस मिनरल ओर को, उस गोल्ड माइन को लेने के लिए हमको गवर्नमेंट को कुछ लाइसेंस फीस भरनी पड़ी होगी। बेसिकली हमने ये फीस क्यों भरी है? उस गोल्ड के लिए, करेक्ट। तो जितना ज्यादा मैं गोल्ड किसी ईयर में एक्सट्रैक्ट कर लूं, मुझे उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए उस ईयर में। तो इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूं, मैं असेट की लाइफ को डिफाइन करता हूं डिपेंडिंग ऑन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स द ओर कंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि उसमें 10,000 टन गोल्ड है। मैंने वो मिनरल और मैंने गोल्ड माइन ली लाइसेंस पे गवर्नमेंट से फॉर 63 लाख समझ लो, और उस गोल्ड माइन के अंदर 10,000 टन गोल्ड है। अगर मैं ईयर 1 पे एक्सट्रैक्ट कर लूं लेट से 100 टन ऑफ गोल्ड, नहीं लेट से 1,000 टन ऑफ गोल्ड मैं ईयर 1 पे एक्सट्रैक्ट कर लूं, तो ईयर 1 पे मेरा डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? सर सेम चीज ना, 63 लैक्स इंटू 1,000 टन अपॉन 10,000 टन, यानी ईयर 1 का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 6,30,000, बरोबर। और अगर ईयर 2 का मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है और ये लेट्स से ईयर 2 पे मैंने एक्सट्रैक्ट करा 1,500 टन, तो ईयर 2 का मेरा डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? सेम चीज सर, 63 लैक्स इंटू 1,500 टन अपॉन 10,000 टन, तो मेरा डेप्रिसिएशन आएगा 9,45,000। यानी कि जितना ज्यादा मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूं मिनरल्स, उतना ज्यादा मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अब उतनी क्वांटिटी मैंने निकाल ली है और वो पैसा वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मिनरल द ओर कंटेन्स,
बरोबर। इसके लिए अगर मैं किसी ईयर में ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, कम एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो कम डेप्रिसिएशन होगा, बरोबर।